इन्फेक्टेड पेरेंट्स के अलावा क्या कारण है बच्चों को एचआईवी होने का? सेक्सुअली कॉन्टैक्ट। अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के साथ हम लोग सेक्सुअली कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमको भी एचआईवी स्प्रेड होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग्स हूँ वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो एचआईवी नंबर्स में पाया जाता है। कानून और सरकार क्या बोलते हैं कि ये बच्चे दूसरे स्कूल नहीं जाना चाहिए। दोस्त है ऐसा जो एचआईवी पॉजिटिव है ना, एचआईवी इन्फेक्टेड है, वो यदि साथ में घूम रहा है, कुछ खाना खा रहा है या वो एक कमरे में कुछ ज़्यादा वक्त गुजार रहा है तो ऐसे वो इन्फेक्टेड होगा या नहीं? उस बच्चे का जो ब्लड है दूसरे के शरीर में नहीं जाना चाहिए। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बोल के रहते हैं। तो जब भी बच्चा एचआईवी पॉजिटिव बोल के आइडेंटिफाई होता है तो उस बच्चे को पहले उस कमेटी के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इसमें ईगो क्या आता है? मतलब ऐसे बच्चों के साथ क्या उनका ईगो, ये समझ में नहीं आता। इट मीन्स वो पेरेंट्स का इशू नहीं था बहुत बड़ा। पेरेंट्स को अगर बताया भी जाता था कि ऐसे नहीं आता है, ऐसे आता है, तो वो पेरेंट्स मान जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम था टीचर्स लोगों का, जो 8 दिन की जिंदगी लेकर आया था उसको आपने 18 साल की जिंदगी दी। कि अगर दोनों पेरेंट्स को एचआईवी रहता है तो बच्चे को नहीं होता है। मेक अ एचआईवी टेस्ट मस्ट बिफोर मैरिज। नमस्कार, मैं आरती BR सिंह आज सोशो फेयर के मंच से आपकी मुलाकात करा रहे हैं महेश जाधव जी से, जो महेश फाउंडेशन चला रहे हैं और वहाँ एचआईवी पॉजिटिव बच्चों के साथ इनका काम है। इन बच्चों के लिए ये काम कर रहे हैं, बच्चों को स्किल डेवलप करना और उनकी ट्रीटमेंट और किस तरीके से इन बच्चों को फिर से सोसाइटी में लाके उस जगह पे खड़ा करना जहाँ उनको सोसाइटी एक्सेप्ट कर सके। सो आइए इन्हीं से सुनते हैं इनकी संस्था की बातें और कि जिस तरीके से ये बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। सो महेश जी बताइए, एचआईवी के बारे में समाज में अवेयरनेस बहुत कम है और इसलिए लोग डरते भी हैं। इन्फेक्टेड पेरेंट्स के अलावा क्या कारण है बच्चों को एचआईवी होने का? तो जो मेन एचआईवी स्प्रेड होने के लिए जो रीज़न है वो 4 है। जो फर्स्ट हम बोलते हैं कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिट होता है। अगर दोनों माँ बाप एचआईवी पॉजिटिव रहते हैं तो वो बीमारी बच्चों को भी होती है, मदर टू चाइल्ड। और सेकंड जो है वो सिरेंज, जो एक को अगर यूज़ किया हुआ सिरेंज हम और एक को यूज़ करते हैं तो उनको भी एचआईवी फैलने के चांसेस रहते हैं। फिर थर्ड जो रीज़न है वो अनटेस्टेड ब्लड। तो अगर वो ब्लड को टेस्ट किए बिना किसी को अगर हम ट्रांसमिशन करते हैं तो उनको भी एचआईवी होने के चांसेस है। और फोर्थ जो मेन रीज़न है सेक्सुअली कॉन्टैक्ट। अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट के साथ हम लोग सेक्सुअली कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमको भी एचआईवी स्प्रेड होता है। तो ये 4 मेजर रीज़न की वजह से ये एचआईवी स्प्रेड होता है। ओके, सो ये जो बच्चे, मेनली आपकी संस्था बच्चों के साथ काम करती है, एचआईवी इन्फेक्टेड बच्चे, तो वहाँ आप सिर्फ बच्चों, आपका फोकस सिर्फ बच्चे हैं या पेरेंट्स भी होते हैं? तो हमारा जो मेन फोकस है वो बच्चे हैं, लेकिन बच्चों के साथ साथ उनकी जो फैमिलीज़ है और कम्युनिटी है तो उनके साथ भी हम लोग काम करते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि एचआईवी जो बीमारी है आज भी इंडिया में एक्सेप्टेबल डिसीज नहीं माना जाता है। इससे बड़ी बीमारियां हैं लेकिन इसको आज तक हम लोगों ने पूरे मन से एक्सेप्ट नहीं किया हुआ है। तो इसके साथ जो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट या अनैतिक संबंध से होता है, ऐसे ही दिमाग में है, तो हमारे वो समाज में आज तक उसको उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो हमारा जब ये जर्नी स्टार्ट हुआ, जब हम 20 साल के थे, हम एक हॉस्पिटल में एनएसएस प्रोग्राम के थ्रू फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे। और फर्स्ट टाइम हम एक 4 साल के बच्चे को मिले और उस टाइम हमको पता चला कि उस बच्चे को एड्स बीमारी है। तो उसके पहले हमको पता नहीं था कि एड्स बच्चों को भी होता है बोल के, किसी को भी है। हाँ। तो जब हम वहाँ के जो मेडिकल ऑफिसर थे उनसे बात किया तो उस डॉक्टर ने बोला कि हाँ उनकी माँ को है और इसीलिए उस बच्चे को स्प्रेड हुआ है। और उसके बाद तो आप मतलब कम उम्र में यदि बच्चे को है तो मेजरली हम यही मतलब अब तक तो खैर पता ही नहीं था कि बच्चे को भी है, होता लोगों में अवेयरनेस नहीं है। तो यदि बच्चे को है एचआईवी पॉजिटिव, यदि बच्चा है तो आप कह रहे हैं कि वो माँ के जरिए ही बच्चा इन्फेक्टेड है। ओके।
तो उस टाइम में हमको, जब हम फर्स्ट टाइम उसको मिले, फिर पता चला कि ये अकेला बच्चा नहीं, ऐसे हज़ारों बच्चे हैं। और जहाँ से मैं आता हूँ बेलगाम, ये बेलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। और हम जब उस बीमारी के बारे में और जानकारी वहाँ के अथॉरिटी से लिया, तो हमको पता चला कि जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग्स हूँ वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो HIV नंबर्स में पाया जाता है। तो हमारा जो नेबर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे भी HIV का नंबर्स ज़्यादा था। तो ये क्यों होता है, इतना क्यों हमारे एरिया में इतना सब क्यों है? तो इसके बारे में जब हम जानकारी लिया तो हमको पता चला कि इसका एक हिस्ट्री था वहाँ पे। जैसे आपने देवदासी पद्धति के बारे में सुना होगा। फिर हमारे पास जैसे अभी पुणे, मुंबई या दिल्ली में रेड लाइट एरियाज़ है, हमारे पास रेड लाइट विलेजेस थे उस टाइम में। तो जिसके वजह से वहाँ पे बहुत HIV स्प्रेड हुआ था। और जहाँ पे ग्रामीण प्रदेश के जो लोग थे, तो वहाँ पे HIV के बारे में बहुत अवेयरनेस कम था, और जिसके वजह से वो नंबर उस टाइम में बहुत था। हाँ, तो हमको लगा कि इन बच्चों के लिए काम करेंगे। बच्चे क्यों? क्योंकि ये बच्चे अपने माँ बाप को बहुत कम उम्र में होते हैं बिकॉज ऑफ इस बीमारी की वजह से। उनके रिलेटिव्स रहते हैं, उनके मामा काका, उनके बड़े सब रहते हैं, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता है क्योंकि उनको डर है बच्चे। तो बच्चा अगर हम अपने घर लेके जाएंगे तो कहीं इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन हमको वहाँ पे देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात की, जो हम 20-21 साल के थे, बहुत नौजवान थे, और हमको लगा कि समाज में ये बदलाव आना चाहिए कि इन लोगों को भी एक्सेप्ट होना चाहिए, हम लोग एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा था उस टाइम में। मैं बात कर रहा हूँ 18-20 साल पहले। तो हर एक चीज़ के लिए हमको वहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ा। हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं लिया जाता था। कानून और सरकार क्या बोलते कि ये बच्चे दूसरे स्कूल नहीं जाना चाहिए, इनको भी हमारे जैसे जीने का हक है। लेकिन जब वो बच्चा वहाँ पे स्कूल जाता है तो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो हमको उस टाइम में उन बच्चों के प्रॉब्लम्स, उनको ऐसा लगता था कि वो बच्चे आके जब हमको पूछते थे ना, भैया मैं स्कूल गया था और मुझे वहाँ के टीचर ने बोला कि तुमको एड्स है, तुम जो दूसरी जगह पे बैठो, तुम, और दूसरे बच्चों को बोलते थे कि इस बच्चे के साथ मत खेलो, इसको एड्स है, तो तुम मर जाओगे बहुत जल्दी, ऐसे भी बोलते थे एक टीचर होके बच्चे को हमारे। तो जब बच्चा हमारे सेंटर में आता तो बोलता था कि भैया मैं सच में मरने वाला हूँ क्या? तो ये सब सुन के हमको बहुत गलत लगता था, क्योंकि एक टीचर, एक जो एजुकेशन जो जिनका काम ही है शिक्षा देना। हाँ, और समाज में हम सबसे शिक्षित किसको बोलते हैं? टीचर को ही बोलते हैं। अगर टीचर को ये इस बीमारी के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो समाज के बाकियों को क्या पता चलेगा? तो ये चीज़ें हमको बहुत मोटिवेट करती थी कि हमको इसमें ज़्यादा काम करना है बोल के। सो आप एक बात और थोड़ा बताएं, जैसे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मान लीजिए 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे। सो ये यदि वो अपने दोस्त, मान लीजिए कोई उनका दोस्त है ऐसा जो HIV पॉजिटिव है ना, HIV इन्फेक्टेड है, वो यदि साथ में घूम रहा है, कुछ खाना खा रहा है, या वो एक कमरे में कुछ ज़्यादा वक्त गुजार रहा है, तो ऐसे वो इन्फेक्टेड होगा या नहीं ऐसा नहीं है ना? सो ऐसे इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी नहीं है। वो निश्चिंत होकर अपने दोस्त को वो जगह दे सकता है, जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये डर से बच्चे क्लोज नहीं हो पाते, हालांकि उनकी ट्यूनिंग ज़्यादा अच्छी होती है उनके साथ, और पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस। करेक्ट। तो सिर्फ हमको एक ही प्रिकॉशन लेना है कि उस बच्चे का जो ब्लड है दूसरे के शरीर में नहीं जाना चाहिए। सिर्फ ब्लड से कहीं, यदि कहीं कुछ कट गया तो वो मान लीजिए उसके, हाँ, वो उसको भी इंजरी होना चाहिए। उसका सिर्फ ब्लड हमको लगने से हम इन्फेक्टेड नहीं होते। अच्छा, ब्लड लगने से नहीं होगा। यदि इन दोनों की इंजरी हुई और यदि वो दोनों टच में आया, देन ओके, HIV स्प्रेड होता है, तब ये HIV स्प्रेड होगा। अदरवाइज बच्चा आसानी से दोस्ती कर सकता है, उनके साथ वक्त गुजार सकता है। तो अभी हम 18 साल से उन बच्चों के साथ है। हम उस जो बच्चे प्लेट में खाना खाते हैं उसी प्लेट में हम भी खाना खाते हैं। उनके रेस्टरूम हम भी यूज़ करते हैं। तो हमारे जो कम्युनिटी स्कूल है जो हम लोग चलाते हैं, उसमें करीबन 1600 बच्चे बाहर से आते हैं जिनको HIV नहीं है। तो वो बच्चे के साथ हमारे बच्चे बैठ के सीख रहे हैं। तो बच्चों की वजह से दूसरों को प्रॉब्लम होना ये पॉसिबल नहीं है। तब तो
सो ये पूछेंगे आपसे कि पेरेंट्स जो हैं वो जो HIV इन्फेक्टेड बच्चा है वो आपको क्या आसानी से दे पाते हैं, और फिर वो उसके बाद आपसे बच्चे की खबर रखते हैं नहीं रखते हैं, ये थोड़ा बताइए। तो 18 साल से हमारी जो संस्था है ये जो माँ बाप गुजर जाते हैं, अनाथ बच्चे हैं, अच्छा। उनके लिए इतना ही रख के ओके, लेता तो है। सिर्फ यानी इनके माँ बाप नहीं है। तो जो आपके पास बच्चे दे जाते हैं वो खबर रखना भी नहीं चाहते क्योंकि उनको उस बच्चे से मतलब नहीं रहता है। सेकंड, ये एक सिस्टम है, जैसे अभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बोल के रहते हैं, तो जब भी बच्चा HIV पॉजिटिव बोल के आइडेंटिफाई होता है तो उस बच्चे को पहले उस कमेटी के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसके बाद कमेटी डिसाइड करती है कि उसका बेस्ट प्लेस कौन सा है, वो कहाँ पे रहने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले फर्स्ट उनके रिलेटिव्स को बुलाया जाता है, उनको काउंसलिंग किया जाता है कि ये बच्चा आपके रिलेटिव्स में है और आपको इसको देखना है। तो फिर होते नहीं वो कन्विंस, फिर उसके बाद हमको बुलाया जाता है कि इंस्टीट्यूशनल केयर में इस बच्चे को रखा जाना चाहिए। तो जाके बाद में हमको एक जुडिशियली ऑर्डर होता है कि वो बच्चा आपके पास देखभाल के लिए होना चाहिए 18 साल तक बोल के। तो वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द, उसका जो भी अच्छा गलत होता है तो वो हमारे पास। तो विदाउट कंसेंट ऑफ दिस जुडिशरी या कुछ आप बच्चे को नहीं ला सकते? नहीं रख सकते, दैट इज ऑफेंस। या तो हम किसी भी रास्ते में जाने वाले बच्चे या हमको कोई HIV पॉजिटिव मिला, मैं अपने सेंटर में नहीं लेके आ सकता। आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप बच्चे को लेकर जो भी आपको खबर इंफॉर्मेशन मिलता है, बच्चा मिलता है, तो आपको कमेटी के सामने उसको प्रोड्यूस करके उसके बाद फिर आप उसको। आप बच्चे को पढ़ाते हैं, स्किल सिखा रहे हैं, पर बड़े होने के बाद ये इन बच्चों को क्या समाज में, जैसे मान लीजिए आपने मैकेनिक किसी को बनाया, कोई बच्चा नर्स का स्किल आपने सिखाया, तो क्या जब ये बड़े होते हैं बच्चे, नौकरी करने के समय में समाज इनको एक्सेप्ट कर पाती है कि ओके फाइन, हमारे 10 एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ साथ ये भी काम कर सकें, तो इनका एक्सेप्टेंस क्या है ऐसे में? अभी कैसे रहते हैं, जब 18 साल के बाद जो बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशन से बाहर जाते हैं तो हम उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते। अच्छा। तो हम ये नहीं बताते कि ये बच्चा HIV पॉजिटिव है, इस कॉलेज में पढ़ रहा है या इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। ये बताना कॉन्फिडेंशियलिटी हिसाब से गलत होता है। समझ लीजिए ये सब हो के भी पता चलता है, तो वो बच्चे को हम उसी, जैसे हमारे सेंटर में जब बच्चे आते हैं तो 4-5 साल में उसको थोड़ा ट्रीटमेंट शुरू होता है, फिर उसको 8-9 साल में मैच्योरिटी आना शुरू होता है कि मुझे कुछ तो है जो मैं मेडिसिन ले रहा हूँ हर 12 घंटे में। तो वहाँ से हमारी काउंसलिंग करना शुरू करते हैं कि बच्चे को ये बताया जाता है कि हमको इस तरह का एक बीमारी है और उससे हमको कैसे रहना है, जीना कैसे है। तो 18 साल तक जब बच्चा आता है, लड़का या लड़की, तो वो फुली एजुकेट हुए रहते हैं कि मुझे समाज से कैसे लड़ना है, चाहे मुझे किसी मेरा आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो ना हो, मुझे अपने आप के पैर पे रुकना है। तो वो कॉन्फिडेंट हम लाते हैं। अदरवाइज फिर हमारे इस पूरे एफर्ट्स का कुछ मतलब नहीं होता है। तो हमारा जो मेन विजन है बच्चों के साथ, वो उनको सस्टेन बनाना है, उनको बोलना है कि 10,000 लोगों के सामने रुक के वो बोल सके कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ और मैं आपके से ज़्यादा जी के दिखाऊंगी। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मेन विजन है। तो मतलब ऐसा भी बच्चे फेस करते हैं कि हो सकता है कि कहीं बड़े होने के बाद कहीं नौकरी मिली एंड उसके बाद वहाँ पता चला एंड फिर बच्चों को तकलीफ आई, तो ऐसे में बच्चों का भविष्य मतलब थोड़ा, ये भी मान लीजिए कि वो कॉन्फिडेंट हैं, वो लड़ने के लिए तैयार है, पर फिर भी कहीं ना कहीं तो एक ब्रेक लगा ना, तो ऐसे में कैसे समझते हैं? कभी-कभी उस तरह से होते हैं केसेस जहाँ पे उनके वर्किंग प्लेस में पता चलता है तो एक्सेप्ट नहीं करते, फिर अननेसेसरी वहाँ पे माहौल बिगड़ जाता है। तो उस टाइम में बच्चा और एक दूसरी तरफ जगह देख के वो जॉब करना शुरू करते हैं। हम हमारे तरफ से एडवोकेसी वगैरह करते हैं कंपनीज में वगैरह सब, लेकिन अगर वो बहुत ही डीप से गया है, वो मन से एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है 18 साल में कि हम लोग, हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स हुए ना, वो एजुकेटेड लोगों ने ही किया है। अच्छा, मतलब क्या बोलिएगा, बताइए। जब पढ़े लिखे लोग इस तरीके का करें तो फिर, तो आप गांव में बोलते हैं ना कि वहाँ पे अनएजुकेटेड लोग रहते हैं, वो सब, वो लोग बहुत अच्छे रहते हैं, इंसान रहते हैं।
जहाँ जहाँ ज़्यादा एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं ना, एजुकेशन है वहीं पे ज़्यादा समस्या है। उनमें ईगो का बात आ तो जाती इसमें है। ईगो क्या आता है, मतलब ऐसे बच्चों के साथ क्या उनका ईगो, ये समझ में नहीं आता। तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अच्छा। अभी जैसे मैंने बताया स्कूल में हमारे बच्चों को नहीं लिया जाता था, इट मीन्स वो पेरेंट्स का इशू नहीं था बहुत बड़ा। पेरेंट्स को अगर बताया भी जाता था कि ऐसे नहीं आता है, ऐसे आता है, तो वो पेरेंट्स मान जाते। लेकिन प्रॉब्लम था टीचर्स लोगों का। राइट। तो वो सारे एजुकेटेड लोग थे, उनको कितना हम लोग समझाते थे कि अरे उन बच्चों की वजह से कैसे होता है, कैसे स्प्रेड होता है। तो वो हमारे सामने हाँ ठीक है बोलते थे, लेकिन अंदर से मन से वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो जहाँ पे रहते थे हम लोग बच्चों के, वहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया था, तो वहाँ के लोग भी कंप्लेंट करते थे कि अरे ये हॉस्टल इधर नहीं रहना चाहिए, ये गांव के बाहर होना चाहिए। तो मेरे ही खुद के रिलेटिव्स मुझे बोलते थे जब हम ये काम शुरू किए थे कि दूसरों का पाप तुम क्यों धोते हो, तुमको ये सब क्यों चाहिए। जब हम किसी सपोर्टर के पास भी जाते थे मदद करने के लिए, अपील करते थे, तो कुछ लोगों ने हमको ऐसे भी बोला कि ये एड्स बच्चों को तुम क्यों सिखा रहे हो, ये कितना दिन जिंदा रह पाएंगे। तो ये सब हमको फेस करना पड़ता था। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि हम 18 साल में अभी करीबन 4,500 HIV पॉजिटिव बच्चों को वहाँ पे शेल्टर दिया हुआ है। आज तक किसी बच्चे को हम लोगों ने खोया नहीं है, किसी का डेथ नहीं हुआ है। तो जब बच्चा हमारे सेंटर में आता है तो वो बहुत ही बेड मीन्स बीमार रहता है, वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी इस समय पे बिताता रहता है। अच्छा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी 2-3 हफ्ते में गुजर जाएगा बच्चा। तो ऐसे बच्चों को हम वहाँ पे अच्छा ऐसे बच्चे होंगे आपके पास, जैसा आपने बताया कि जिसको डॉक्टर ने कहा कि 2-3 हफ्ते में चले जाएंगे बच्चे, लेकिन वो बच्चे वर्षों से हैं। सो इसका मतलब क्या है, डॉक्टर भी उनसे गेट रिड करना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है चलो अब हो गया, अब इनको हटाओ, अब बिकॉज इनमें कोई भविष्य नहीं है, ऐसा है क्या कुछ? तो पहले जो ऐसे माहौल था ना, अभी मैं बात करूँगा 20-25 साल के पहले। अच्छा। तो HIV को हम डेडली डिसीज बोलते थे। उस टाइम में HIV अगर होता है तो हम बोल सकते कि 10-15 साल में वो पेशेंट मर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये साइंस इम्प्रूव होता गया, फिर टेक्नोलॉजी आई, फिर ट्रीटमेंट में इतना सारा डेवलपमेंट होता गया, तो अभी हम इस प्रेजेंट डे में हम HIV को मैनेजेबल डिसीज बोलते हैं। तो अभी कोई भी HIV की वजह से नहीं मरता है। वाह, क्या बात है। तो अगर उनको अच्छा खाना, न्यूट्रिशन, फूड और मेडिसिन, लाइफस्टाइल अच्छा, तो माहौल अच्छा रहेगा कि जो लोग उनके साथ है वो विश्वास दिलाएंगे कि तुमको कुछ नहीं होगा, तुम भी हमारे ही एक जिंदगी के पार्ट हो, हम सब मिल के जिएंगे। तो दैट इज़ उनके लिए बहुत अच्छा है, विल पावर के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारे पास इमोशनल सपोर्ट उनको मिलता है, ये बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ये समाज में नहीं है। आप आधा क्योर कर दोगे ना, आप किसी को यदि इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो तो आप देखोगे उसकी बीमारी वहीं कुछ हद तक ठीक हो जाती है। मेरे पास जो फर्स्ट लड़का हम घर लेके आए थे ना, तो डॉक्टर ने बोला था वो जिंदा नहीं रहेगा 8-10 दिन में। लेकिन जब वो हमारे साथ रहने लगा, एक फैमिली का सदस्य बना। घर लेकर आए मतलब अपने स्कूल में या अपने घर? हमारे पास पहले हॉस्टल नहीं था, तो आप अपने घर पे लेकर मेरे घर लेके आया था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये आपने एक एग्जाम्पल सेट किया। और ये सबका जानना सच में ज़रूरी है। और तब आपका उम्र 20 साल? हाँ, 20 था, कॉलेज। तो मेरे भाई ने मेरे साथ झगड़ा की कि अरे एड्स बच्चों को घर लेके आए, मेरे घर उनके भी बच्चे थे। अच्छा। तो उनको भी हो जाएगा ऐसा डर था। लेकिन मेरी माँ बहुत सपोर्ट करती थी। तो 8-10 दिन में जब हमारे फैमिली में वो रहने लगा, सदस्य बन गया, खाना खाने लगा, अच्छा हमारे बच्चों के साथ खेलने लगा, तो 8-10 दिन में वो बच्चा चलने लगा। अच्छा। और उसके बाद इतना प्यार उस बच्चे के ऊपर सबको हमारे घर में आया, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसको लीगली हम अडॉप्ट करेंगे। और आज भी वो बच्चा जिंदा है। 18 साल हो गया। 18 साल, क्या बात है। जो 8 दिन की ज़िंदगी लेकर आया था उसको आपने 18 साल की ज़िंदगी दी। बहुत अच्छी। और अभी और 18 क्या, अभी और कितने 18 साल वो जिएगा। और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो अभी जैसे मतलब आपने जैसे कहा कि मैनेजेबल है ना, तो HIV का इलाज क्या है मेनली? तो अभी वर्ल्ड में इस बीमारी को कोई वैक्सीन, मेडिसिन नहीं आया है। हाँ। क्योर करने के लिए नहीं आया। तो मैनेज करने के लिए मीन्स वो ट्रीटमेंट रहता है जिसके वजह से हर 12 घंटे में हम उसको लेते हैं। दैट इज़ वो हाईली न्यूट्रिशन, कैल्शियम, विटामिन्स के टैबलेट रहते हैं। जो हम उनके शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट करता है। उनको ज़्यादा एनर्जी देता है।
और वायरस को जो HIV वायरस तो को फाइट कंट्रोल करने के लिए करता रेडी। है। हाँ। तो वो उनको हेल्प होता है। अच्छा। अदरवाइज कोई ऐसी दवा अभी तक आई नहीं है कि वो HIV को पूरी तरह से अपने शरीर में से निकाल सके। लेकिन अभी जो रिसेंटली 15-20 साल उसके पहले अभी क्या हुआ है कि अगर दोनों पेरेंट्स को HIV रहता है तो बच्चे को नहीं होता है, उसके लिए ट्रीटमेंट आया हुआ है। ओके। अभी बच्चों मतलब को बच्चे HIV पे वेरी गुड, ये तो बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट तो है। ये हमारे देश में भी है ये हाँ, ट्रीटमेंट वगैरह। बहुत महंगा इलाज है ये? नहीं, अभी HIV जो ट्रीटमेंट है, ART ट्रीटमेंट बोलते हैं हम, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तालुका हॉस्पिटल में फ्री में मिलता है। तो बहुत अच्छा। हाँ, उसके लिए जो HIV पॉजिटिव पेशेंट्स है उनको रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर मीन्स उनका कोई नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, लेकिन वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद उनको वो ट्रीटमेंट ट्रैकिंग होता है, वो सब कॉन्फिडेंशियल मेंटेन किया जाता है। वो मेडिसिन अगर हम बाहर लेने के लिए जाएंगे तो इट इज़ कॉस्टली, मीन्स 6,000 to 7,000 रुपीज़ पर मंथ होता है। तो वो हमको फ्री में मिल जाता है सबको। अच्छा। सो जो अभी पेरेंट्स HIV पॉजिटिव हैं, अभी ऐसा इलाज आ गया है और हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसा आप बता रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कि उनके बच्चे कंटामिनेट ना हो, है ना? सो वो HIV ये सच में बहुत अच्छा। तो जो बच्चे हमारे पास है अभी, या कुछ लोग आते हैं बच्चे, तो वो पहले ये मेडिसिन आने के पहले इन्फेक्टेड हुए। अच्छा। तो अभी हमारे पास नए बच्चे आना बंद हो गए। अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सो अभी जितने भी बच्चे हैं आपके, वो ग्रेजुअली ग्रो करके उनका स्किल डेवलपमेंट एंड ये सारी। तो इसमें कहाँ अगर समझो वो माँ का जो प्रेग्नेंट वुमन है उसका अगर इंस्टीट्यूशनल केयर में डिलीवरी नहीं होता है, अगर वो होम बेस होता है, वो तो अभी बंद ही है, या उस डॉक्टर ने उसको आइडेंटिफाई करने में मिस कर दिया, तो HIV होने के चांसेस है। अच्छा। तो माँ जब प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आती है एक औरत, तो उसी टाइम में पता चलता है। अभी हमारे इंडिया में क्या है, HIV को मैंडेटरी टेस्ट नहीं किया गया, प्रेगनेंसी में है, होना चाहिए। हाँ। तो जब प्रेगनेंसी में देखिए उस टाइम का सिचुएशन आप इमेजिन करिए कि एक औरत जब हॉस्पिटल आएगी कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ मेरा चेकअप टेस्ट के लिए, एक तरफ वो माँ बन रही है, खुशी रहता है, और एक तरफ उसको पता नहीं रहता कि उसका रिपोर्ट पॉजिटिव है बोल के। तो हमारे पूरे जो ICTC जो काउंसलिंग का टीम रहता है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसको कैसे बोलना है कि तुमको ये बीमारी है। तो एकदम से नहीं बोल सकते, तो उसको 3-4 लेवल पे फेज में उसको काउंसलिंग करके उसको बताते हैं, क्योंकि उसके पेट में भी बच्चा रहता है, उसको भी देखना है। तो वैसी जो हमारी महिलाएं आती हैं जो प्रेग्नेंट है, पॉजिटिव है, आप उनको 2-3 काउंसलिंग, तो इनको सुनने के बाद इनका पहला कंसर्न क्या होता है? तो वो देखिए हर एक इंसान का अलग अलग माइंड रहता, मीन्स उनका सोचने का लेवल अलग रहता है। कुछ लोग बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, हम बताते हैं उनको, और वो भी किससे बताते हैं जो 25-30 साल से HIV पॉजिटिव है। अच्छा। तो वो बताते कह रहे मैं इतना साल से जी रही हूँ, तुमको भी कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा अप्रोच है। हाँ, और तुम्हारे बच्चे को भी कुछ नहीं होगा, ऐसा मेडिसिन आया हुआ है, और तुमको भी कुछ नहीं होगा, तेरे पति को भी कुछ नहीं होगा, ये मेडिसिन है, ये लेने की वजह से तुम लोग भी नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हो। अच्छा। तो कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। काउंसलिंग में बहुत से ऐसे फेल्यूर केसेस भी हमारे पास, जो पेशेंट ठीक से एक्सेप्ट नहीं करता है। और इसमें क्या होता है कि जब मेल को पता चलता है, पति को पता चलता है कि मेरी पत्नी पॉजिटिव है और मेरे वजह से उसको ये इन्फेक्शन हुआ है, तो वो ठीक से मेडिसिन लेने के लिए नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको एक गिल्ट फील होता है ना कि मेरे वजह से उसका HIV स्प्रेड हुआ है। मोस्ट ऑफ द जो इन्फेक्शन होता है वो मेल टू फीमेल ही होता है, और हमारे वो समाज में एक यही है। तो वो जो पति है उसको वो फील होता है। तो ये गिल्ट ही है या कुछ और वजह भी है नहीं आने का? एक गिल्ट भी है, जैसा मेरे को लग रहा कि एक गिल्ट भी हो सकता है, दूसरी बात एक शर्मिंदगी भी है कि भाई हम ऐसी स्थिति में कैसे जाके फिर फेस करें या कुछ वैसा। दैट इज आल्सो रीजन। और क्या रहता है कि उसको भी पता नहीं रहता कि मेरे शरीर में वो बीमारी है। मैंने किसी के साथ अगर सेक्सुअल रिलेशन भी रखा था, वो HIV पॉजिटिव है बोल के उसको भी नहीं पता रहता है।
तो ये सब रीज़न के वजह से जो पति है मेल है वो बैड हैबिट्स करना शुरू करता है, दारू पीना शुरू करता है, ठीक से मेडिसिन नहीं लेता है, तो बहुत जल्द उसका डेथ हो जाता है। माँ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि बच्चा रहता है, वो बोलेगी कि मैं अपने बच्चों के लिए जीऊँगी। लेकिन हमारे समाज में कि आज भी स्त्री को ही उसको ये करते क्या बोलते हैं, ब्लेम किया जाता है। जब पति गुजरने के बाद पति के घर में ये बताया जाता है कि तुम्हारा कैरेक्टर ठीक नहीं था, तुम्हारे वजह से मेरा बेटा गुजर गया, तो उसको वहाँ पे भी रखा नहीं जाता है। तो वो खुद के माँ बाप के घर आती है तो वहाँ पे उसका भाई घर छोड़ के जाता है अपने बीवी के साथ। भाई के केस से कितनी सारी फैमिली अफेक्टेड हो रही है, मतलब बहुत बड़ा इफेक्ट है मैडम हमारे समाज में। एक HIV पॉजिटिव पेशेंट एक घर में रहना, इट इज़ वो पूरे जो फैमिली है, हम बोलते हैं ना पूरा खानदान जो रहता है उसके ऊपर इफेक्ट होता है ना। उस घर में किसी को लड़का दिया जाता है या लड़की दिया जाता है, शादी के बारे में 10 बार सोचा जाता है। और मैंने बताया कि अभी वो खुद के माँ बाप के घर में भी आएगी ना तो उसके भाई एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो बेटी का या उस औरत का क्या गलती है? माँ बाप ने दिखाया कि उस लड़के के साथ शादी करना है, उसने शादी कर दिया। अभी हम शादी करते वक्त ये देखा है क्या किसी का HIV टेस्ट रिपोर्ट? नहीं देखते, हमारे पास कानून नहीं है। लेकिन कुंडली 4 जगह पे अलग अलग निकालते हैं, सब देखते हैं। एकदम सही। सबसे पहले कुंडली तो ये निकालनी चाहिए कि भैया HIV पॉजिटिव। हालांकि हम अपने जो रूटीन ब्लड टेस्ट भी कराते हैं, आप मेजरली जिनसे भी पूछो, मैंने आज तक कभी किसी से नहीं सुना कि उन्होंने HIV का भी टेस्ट कराया है। और यदि ये बोलो तो सबका एक रिएक्शन ये अजीब सा होता है कि इसको क्यों करना। आप पूछ के देखिए तो शादी टूट जाती है। एकदम। तो हमारे पास हम लोग अभी सरकार के साथ लड़ रहे 12 साल से। इवन हम लोगों ने हाई कोर्ट में रीट अर्जी भी डाला हुआ है कि मेक HIV टेस्ट मस्ट बिफोर मैरिज, कि आप जब भी शादी करवा रहे हो या कर रहे हो तो दोनों लड़का लड़कियों का टेस्ट देख के ही आप शादी करिए। अभी हमारे सिर्फ बेलगाम की बात करता हूँ, 40,000 प्लस HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। उसमें 60% जो पेशेंट पॉजिटिव इन्फेक्टेड है वो विडोज है, जिन्होंने अपने पति को 20-21 साल में खो दिया है शादी करके 2-3 साल में। तो उस सारे लोगों का अगर एक इनिशिएटिव होता था कि मेक HIV टेस्ट मस्ट बिफोर मैरिज, तो उन सब लोगों को बचाया जा सकता था। और हमारे एटलीस्ट ये औरतों की ज़िंदगी तो अलग रहती है, बिकॉज यदि वो अफेक्टेड हैं तो उनसे ये अफेक्टेड नहीं होती। तो हम लोगों ने एक कैंपेन अभी 12 साल से वहाँ पे हमारे लोकल, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, नेबर डिस्ट्रिक्ट में हम सब यूथ को भी मोटिवेट करते हैं, अवेयरनेस करवाते हैं कि बाबा बिफोर मैरिज सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि आगे वाला आदमी कितना सेफ है। और अभी का जनरेशन तो हम सबको पता है कि आज एक लड़की के 2 बॉयफ्रेंड, 3 बॉयफ्रेंड, सेम इधर भी। और वो लोग अपना सेक्सुअली ये करने के लिए, फुलफिलमेंट करने के लिए फीमेल सेक्स वर्कर के पास भी जा रहे हैं। और जिसके वजह से 20-21 साल के बच्चे हमारे आज क्लाइंट बन के बैठे हैं, हमारे पेशेंट बन के बैठे हैं। हाँ, तो ये रियलिटी है। इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? अवेयरनेस। नहीं, अवेयरनेस के अलावा यदि आप कुछ बताना चाहें इस मंच से, यदि हम कुछ बताना चाहें अपने दर्शकों को कि अवेयरनेस तो चलिए बताया कि आप अपने आप को बचा के रखो HIV से, क्या क्या है, पर प्रिकॉशन देखिए, जो नीड है, मे बी मान लीजिए सेक्सुअल नीड या जो भी, आप रोक नहीं सकते, लोग जाएंगे ही, है ना। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? हाँ, तो इसमें देखिए पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा है। हम जब बच्चे घर में रहते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो हमारे माँ बाप को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल कॉलेज में भी नहीं बताया जाता। तो यही तो शुरुआत करनी चाहिए। हाँ, करेक्ट। कि जब आप वहाँ बात कर रहे हो तो फिर बच्चों के दिमाग में ये बात आए बच्चे से, तो ये तो शुरू से ही ये तो यानी कि सेक्स एजुकेशन स्कूल में, जो बीच में भी कुछ साल पहले भी इस पे बहुत सारी बातें हुई थी, तो होना ज़रूरी है, क्योंकि तब इससे हम HIV को कंट्रोल में ला सकते हैं। एटलीस्ट अवेयरनेस, जैसा कि आपने बताया कि अवेयरनेस जितना होगा, लोग जितना जानेंगे कि क्या व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना। तो इसके ज़रिए हम ये अगर सेक्स एजुकेशन के बारे में हम बच्चों को बताना शुरू करेंगे कि बैड टच क्या है, गुड टच क्या है, वहाँ से अगर जर्नी स्टार्ट होती है
तो लड़की है ना कभी झूठ नहीं बोलेगी पेरेंट्स को। एकदम। आज क्या हो गया हमारे सिस्टम में, पेरेंटल सिस्टम में, जिस उम्र में बच्चों के साथ प्यार से रहना चाहिए उस उम्र में हम हिटलर बन जाते हैं, और जहाँ हिटलर बनना चाहिए वहाँ पे प्यार करते हैं। तो मेजरली जो बच्चे टीन एज में आते हैं तो स्पेशली माँ को, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं एज पर माई एक्सपीरियंस, मैं बहुत से पेरेंट्स को देखता हूँ, उनको लगता है कि अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज में डालते हैं तो वो समझते कि अपने आप को बहुत अच्छा पेरेंट है, बाइक दे दो, आईफोन दे दो, सब दे दो, अच्छा फैसिलिटी दो, वो समझते कि मैं बहुत अच्छे माँ बाप है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर आपकी लड़की आपके पास आके अपनी लाइफ की सबसे सीक्रेट बात बोलेगी ना, आप समझ लें कि आप गुड पेरेंट्स हो। सही बात, सही बात। तो ये सिचुएशन हमारे पेरेंट्स कि वो जगह हमको बच्चों के लिए बनाना चाहिए कि बच्चे आकर के आपसे सारी बातें शेयर कर सके। तो उस उम्र में 17-18 साल में एक लड़का आता है और एक लड़की को बोलती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम बहुत सुंदर दिखती हो, तुम, ऐसा बोलने के बाद वो लड़कियाँ ऑटोमेटिकली वो अट्रैक्ट हो जाती है उस लड़के के पास। अरे कोई मुझे इतना प्यार कर रहा है, कोई मुझे इतना देख रहा है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है और उसको बहुत ही कम टाइम में उस लड़की का और लड़के के साथ मीन्स दोनों का सेक्सुअल रिलेशन हो जाता है। वो प्यार ही नहीं रहता है, वो अट्रैक्शन रहता है और दोनों भी समझ नहीं पाते। और वहाँ से ये सब अभी हमारे सिस्टम में बिल्ड हो रहा है। तो मेरा अभी जो लास्ट 3-4 इयर्स का जो नंबर्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास अभी ये टीनेजर ही बच्चे ज़्यादा आते हैं। अच्छा। और जहाँ से मैं नॉर्थ कर्नाटका से की बात करूं तो हम सबसे बड़े नंबर्स हमारे पास पाए जाते हैं जो अर्ली प्रेगनेंसी में लड़कियां डिटेक्ट होती है। 13, 14, 15 इस एज में लड़कियां प्रेग्नेंट होती है। अब सोचिए कि उन बच्चों को सेक्स एजुकेशन कौन बताया। हाँ, सही बात। तो फिर ये उसके विक्टिम्स कैसे बने। इट मीन्स हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है और उसको हमारे बच्चे जिस तरह से उनको चाहिए उस तरह से यूज कर रहे हैं और उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है। एक्सपोजर है पर वो सही डायरेक्शन नहीं है। वो सही डायरेक्शन नहीं है जो कि होना चाहिए। वो हर जैसे यदि हो गया स्कूल में मैंडेट हो जाए कि आप सेक्स एजुकेशन दो, पेरेंट्स यदि गाइड करने लगे। और इसके साथ साथ हमको लगता है महेश जी ये भी होना चाहिए कि सही उम्र क्या है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर कुछ एक सही उम्र पे होना चाहिए, है ना। तो सही उम्र क्या है और यदि उम्र पे आप हो तो उसको आप किस तरीके से प्रिकॉशन लेके करो सो दैट इन सभी चीज़ों से आप हम बचाया जा सकता है। और उसके बारे में अवेयरनेस की, जैसे ये सब होने के बाद अगर बच्चा फुली अवेयर होता है, ये बताए, अगर स्टोरी बताएंगे हम इस तरह के तो कोई भी बच्चा सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं जाएगा। एकदम और जाएगा भी तो बहुत सोच समझ के जाएगा। जैसे आपने बताया प्रोटेक्शन उसको देना है, फिर वो किसके साथ रिलेशन करना है वो भी सोचेगा 10 बार। सही बात। तो हम वहाँ पे यही काम करते हैं, बताते बच्चों को कि ये सब स्टोरीज बताते कि तुम्हारे जैसे यंग बच्चे इस तरह के शिकार बन रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो हम उसके शरीर में नहीं निकाल सकते। सही बात। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज हमारे समाज में। देखिए जब हमारा इंडिया में आप भी जब स्कूल कॉलेज में थे आपको अवेयरनेस किया जाता था, रेड रिबन ट्रेन देखने के लिए लेके जाते थे, एनएसएस में HIV के लिए एक अलग सा फंड रहता था। तो जब हम डेवलपिंग कंट्री में आ गए, 2010 की बात कर रहा हूँ, हमारी GDP ग्रोथ ज़्यादा हो गई, तो हमारे जो इस बीमारी के लिए जो अवेयरनेस के लिए पैसा आता था वो सारा फॉरेन से आता था। जो बिल गेट फाउंडेशन है, USAID है, तो डेवलपिंग कंट्री में होने के बाद हमारे GDP ग्रोथ होने के बाद वो अलग कंट्री में चले गए और उसका जो गैप था हमारे सरकार का वो फुलफिल ही नहीं हुआ। तो क्योंकि यहाँ पे इनको इम्पोर्टेंट लगा नहीं ना ये टॉपिक पे की बात करनी भी चाहिए। एक तो ये भी और दूसरा हमको ये भी लगता है कि एक हिचक है, एक होता ना कि सोशल स्टिग्मा है बहुत ज़्यादा। तो ये कोई मन से मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया आपको, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है 2010 से 2026 तक आज तक कहीं पे भी HIV अवेयरनेस के प्रोग्राम नहीं हुए सरकार के थ्रू। तो इसीलिए हमारे जो लोग हैं, इवन कॉलेज के बच्चे, सबके दिमाग में एक गलत फहमी है कि अरे कोई बात नहीं करे इट मीन्स HIV नहीं है। हाँ मेडिसिन आया हुआ है बोलते हैं, लेकिन वो समझते कि अरे HIV हुआ तो मेडिसिन भी है, उनको पता नहीं कि वो मैनेज करने के लिए मेडिसिन है। तो ये सब दिक्कतें अभी हमारे पास है बहुत सारा। एकदम सही बात। सो जैसा कि आपने बताया मेंटल हेल्थ पे भी आपकी संस्था और आपका टीम पूरा काम कर रहा है, ये जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
ऑब्वियसली जब ये पता चले, जैसा आपने बताया कि माँ को पता चलता है और आप लोग 3-4 सेशन में बताते हो कि भाई आप पॉजिटिव हैं, बच्चा तो जब वो पॉजिटिव रहता है तो उस समय में उसको समझ ही नहीं है कि क्या है ये बीमारी क्या है, और जब उनको समझ में आता है तब तक आप लोग उनको इस तरीके से रेडी कर लेते हो कि वो लड़ने के लिए तैयार है कि ठीक है चलो, और लड़ने से कहीं ज़्यादा एक्सेप्ट करना कि आपका फैक्ट क्या है ना, आप अपनी हकीकत को यदि पहचान लो तो वो शायद परिस्थिति थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाती है कि आप आगे की ज़िंदगी कैसे जी लोगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इससे भी कहीं ज़्यादा महेश जी हम क्या बताएं, आपसे सवाल पूछने से ज़्यादा हमको तो बार बार ये लग रहा है कि हम 20 साल की उम्र में कौन सोचता है, और एक बच्चे को घर पे लेकर आना, मतलब कोई शब्द नहीं है। बहुत आप रोल मॉडल हैं, सच बताएंगे अभी बहुतों के लिए कि इस उम्र से ही सोचना चाहिए। तो उस उम्र में हम सबको ये बोला जाता है घर में, कॉलेजेस में, समाज में कि अरे तुम युवा हो, देश के लिए कुछ करना है। लेकिन मुझे बहुत ऐसा भी गलत फील होता है कि अरे जब युवा आप कुछ कर रहा है तो वही समाज बोलता है कि अरे तुम बच्चे हो, तुम क्या कर पाओगे। तो हमारे लिए जब सबसे बड़ा दिक्कत था एज, हम बहुत कम एज के थे, इसीलिए कोई भी हमारे ऊपर भरोसा नहीं रखता था। जब बच्चों का हॉस्टल निकालना शुरू किया हम लोग स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए लाइसेंस लगता है वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से। तो वो लोग हमारा लाइसेंस रिजेक्ट करते थे क्योंकि इनके जो फाउंडर मेंबर्स है ये 20-21 साल के हैं। और वो बोलते थे कि इनको ही केयर टेकर की जरूरत है, ये क्या बच्चे के केयर टेकर बनेंगे। उनको लगता हुआ कि मजाक में कर लिया क्या चलाएगा, और वो भी इतनी सेंसिटिव इशू पे, जो कि अवेयरनेस ही नहीं है हमारे देश में, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को जानने की ज़रूरत है। तो सब लोग ऐसे देखते थे कि अरे महेश क्यों कर रहा है, महेश को भी एड्स है। हाँ, अभी थोड़ा मैं ऐसा हूँ, पहले बहुत पतला था। और हमारे पास और एक फ्रेंड था, वो तो बहुत ही पतला था। तो वो सब बोलते थे। एक बार तो हमको ऐसा गलत लगता था कि लोग इस तरह से देखते थे कि हमारे सेंटर में पानी के लिए, नल के लिए भी हमको 6 महीना लड़ाई करना पड़ा। गांव के लोग, वहाँ का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ये देने के लिए तैयार नहीं था कि ये लोग इधर से जाना चाहिए बोल के। मतलब इतनी दिक्कतें कि सो दैट उसकी वजह से भी आप लोग शायद वहाँ से चले जाएं। मतलब सराउंडिंग्स से सपोर्ट कभी भी नहीं, और हालांकि है भी HIV में लोग क्यों नहीं बढ़ के आए, सही बात है। और तो हाँ बोलिए। और हमारे लिए बहुत अच्छा ये था कि गर्म खून था ना। हाँ, तो हमको वो बहुत एडवांटेज था कि जो भी आया वो हम फेस करते गए। तो नॉइस कभी सुना ही नहीं, बोलते ना कि ऐसे ही चलते जाओ, जो अच्छा लगा। हमको पता था, हमारे मन को पता था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिन बच्चों के लिए। हमको तो लगता है महेश जी गर्म खून से कहीं ज़्यादा जुनून था कि ये करना है, क्योंकि आपने जैसा बताया कि उतने छोटे बच्चे को देख करके जो आपके अंदर तो बहुत जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनका देखभाल करने के लिए ऑब्वियसली आपको टीचर रखना पड़ता है। जैसा अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि टीचर स्कूल में प्रॉब्लम करती थी कि भाई ऐसे बच्चे को क्लास में रखो, तो आप अपनी संस्था में कहाँ से टीचर लेकर आते, कैसे केयर गिवर आपको मिल जाती हैं? तो जब ये कारवां शुरू हो गया तो हम हमारे तरह लोगों को मैग्नेट की तरह हम खींचते चले गए, और लोग हमको ऐसे ही जुड़ते गए कि अरे तुम बहुत अच्छा काम करो, मैं कैसे आपको मदद करूं। तो इस प्रोफेशन में ऐसे भी बहुत अच्छे टीचर्स भी हमको मिले जो डेडिकेटेड थे, कि वो मानते थे कि शिक्षा के लिए कोई जाति पात बीमारी ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो हम लोग ऐसे लोगों के साथ जो डेडिकेटेड थे, वैसे लोगों के साथ ये संस्था शुरू की। और हाँ, वो प्रॉब्लम थी कि जब हमको टीचर चाहिए था, कभी एक टीचर अपॉइंट होते थे, उनको अच्छा सैलरी भी ऑफर करते थे। जब उनके घर में जाके वो बोलते थे कि माँ मीन्स मैं वो महेश फाउंडेशन में जाके पढ़ाई करवाना चाहता हूँ बच्चों को, तो वो घर में बोलते थे कि मत जाओ उधर, तुमको भी एड्स हो जाएगा। खाना बनाने वाले नहीं मिलते थे हमको पहले कि उनके में भी डर था। तो अरे इतना बड़ा समाज दुनिया है, तो उधर ही क्यों जा रहे हो। तो खाना बनाने वाले को भी ये डीमोटिवेट किया जाता था। लेकिन उसके लिए टाइम लगा। तो हम लोगों ने धीरे धीरे उसको अच्छा करते गए, अच्छे लोगों को इन्वॉल्व करते गए,
आज ना मैं बहुत बहुत प्राउड से बोल सकता हूँ कि मैं हमारा जो परिवार है, जो अभी हमारे स्कूल में 1700 बच्चे हैं, अरे वाह। और अभी नेक्स्ट ईयर हम करीबन 3000 तक बच्चों को सपोर्ट करेंगे, और सब देखने वाले जो टीम है करीबन 350 के ऊपर है, क्या बात है। जिनको आज वहाँ पे कोई ना कोई जॉब मिला है, कोई टीचर है, कोई सपोर्टर है, कोई ड्राइवर है, तो सब लोग मन से काम करते हैं। कभी आज तक उनके जुबान में नहीं आ रही HIV पॉजिटिव बच्चे, मुझे कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो जब हम अच्छाई देखने के लिए शुरू करेंगे, उसको करने के लिए शुरू करेंगे, तो अच्छे लोग ही आपको मिलेंगे। एकदम सही बात। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, तो कभी दिक्कत नहीं हुआ आज तक हमको। बहुत अच्छा। तो अभी आपका मतलब जैसा आप बता रहे 18 साल से आप ये संस्था चला रहे, तो अभी जो बच्चे तैयार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, नौकरी करने के लायक हैं, तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि उन बच्चों को आप अपनी संस्था में ही एम्प्लॉय करके एंड उसके बाद तो ऐसे बच्चे भी 350 हमारे पास जो टीम है उसमें करीबन 30% हमारे बच्चे और लड़कियां ही है। तो हमारे पास 6-7 टीचर हमारी लड़कियां ही है। अच्छा। तो जो ग्राउंड स्टाफ में है, हमारे सपोर्ट स्टाफ में है, हमारे लीडरशिप में भी हमारे पास कुछ बच्चे हैं। जो तो ये भी बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ा है कि जो आप बाहरी दुनिया में उनको देंगे कि भाई नौकरी करने जाओ, आपके पास खुद भी आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। और उनमें बहुत एक अलग सा जुनून रहता है, जिन्होंने खुद फेस किया है राइट। और जब वो अपने कम्युनिटी के लिए काम करेंगे ना, तो उसका इम्पैक्ट अलग ही इम्पैक्ट बहुत आप जो हम नॉर्मल लोगों में उतना नहीं पाया जाता है। लेकिन उनको, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं अपने कम्युनिटी के साथ नहीं ऐसा देखना नहीं चाहता। लेकिन एक तो बात है कि जब आप अच्छा करोगे तो आपको बहुत से प्रॉब्लम आती है, पहले बाद में भी आती है, आज भी है हमको। लेकिन जो लड़ के आप जो एक्सपीरियंस गेन करते हो, एक आपका जो कॉन्फिडेंस हो जाता है ना, कि फिर तब इस तरह की परेशानी आए तो आपको लगता है कि ओके इसको तो हम डील करके आगे निकल सकते हैं। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको हर एक बात खुश मीन्स बोलते हैं ना कि आपको आएंगी प्रॉब्लम, आपके पास ऐसा होगा कि एक सिचुएशन, अरे ये आपने 2 बार कहा, तो डेफिनेटली कोई ऐसी तो बात होगी इतने 18 साल के करियर में, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत डीप इम्पैक्ट दिया और आपके इस महेश फाउंडेशन के रास्ते में कहीं कुछ अड़चन आई हो, तो ये आप यदि बताना चाहें। 2013 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ हमारे साथ कि हमारे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था। और उस टाइम में हमारा स्कूल नहीं था। तो एग्ज़ाम से ही हमारे बच्चों को बाहर निकाला गया कि तुमको एड्स है, तुम नहीं ये कर सकते। उस स्कूल के मैनेजमेंट। तो ये स्कूल बच्चे कहाँ एग्ज़ाम दे रहे थे? गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे हमारे बच्चे जाते थे पहले। तो वहाँ से निकाला गया। तो हमारे उस टाइम में 55-60 बच्चे थे। और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, उनको लेने के लिए उनका ये मन ही नहीं था। तो हम लोगों ने फिर उसका बहुत बड़ा कैंपेन किया है। हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे उनके पास जाके कंप्लेन किया कि अरे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है और एड्स की वजह से उनको निकाला गया। तो वो भी कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व थे, गांव था, वोट बैंक था। सही बात है। तो वो इतना बड़ा बाद में प्रेस में स्प्रेड हो गया कि एनडीटीवी, आज तक ऐसे न्यूज़ चैनल्स वहाँ पे आ गए और वो नेशनल न्यूज़ हो गया। और उस दबाव में उस स्कूल में 13 टीचर सस्पेंड हो गए। फिर हम लोगों ने बोला कि सस्पेंड करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, उनको अवेयरनेस कम है, हम अवेयरनेस दिलाएंगे, फिर वही बच्चे हमारे उसी स्कूल में जाना है ना। तो हम लोगों ने वो एक बड़ा कैंपेन किया, अवेयरनेस किया और सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो उस टाइम में हमको ऐसे फील हुआ कि अरे हमारे तो ये बच्चे नहीं है, हम समाज के लिए कर रहे हैं। कल जाके इन्हीं, मैंने ऐसे ही पूछा, आपके ही घर में अगर आपकी बेटी को HIV हो जाएगा या आपके लड़के को HIV होगा तो आप उसको छोड़ दोगे? नहीं। तो ये भी हमारे ही समाज के हिस्सा है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सही बात। तो ये वो जो 2-3 महीने का जो मोमेंट था वो हमारे लिए बहुत कठिनाई से था। और एक आपके लिए हमको लग रहा है कि एक टर्निंग पॉइंट भी रहा होगा। जब आपको लगा होगा कि नहीं, हमको अपना सेटअप करना है, कि अभी गवर्नमेंट स्कूल में हम बच्चों को लेकर बिकॉज एक होता है इस तरह का बनाना हमारा कुछ हिस्सा नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि ये बच्चे मीन्स वो समाज से दूर हो जाए। हमने स्कूल इसीलिए किया क्योंकि हमको शिक्षा का जो पद्धति था उससे हमारा अच्छा नहीं था। सो आपके इन प्रयासों में जो भी आप महेश फाउंडेशन से जो HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, सोशियो फेयर का क्या योगदान हो सकता है? हम इस मंच के थ्रू मैं यही कहना चाहता हूँ कि सोशियो फेयर के वजह से
हम चाहते कि ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई, जो भी हम बदलाव चाहते थे और जो HIV के लेके लोगों में जो गलतफहमियां है वो लोगों तक ठीक से पहुंच पाए और लोग इसके बारे में ज़्यादा बात करें, एकदम, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, HIV के बारे में हो। और मैं चाहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है जो अभी है या अभी आने वाली है, वो कोई ना कोई एक छोटे प्रॉब्लम्स को लेके अगर समाज में काम करेंगे तो हम बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सही बात। और उस थ्रू मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे इस कॉज को आपने एक अच्छा मंच दिया, हमको बात करने का मौका दिया, जिसके वजह से हम इंडिया ने दुनिया भर में इस बात को लेके जाएंगे। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत से यंग अचीवर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, इम्पैक्ट करने वाले बच्चे हमको देख के ये सुने कि हाँ ऐसे भी लोग कर सकते हैं इस उम्र में, और हमको करने के लिए भी मौका है। एकदम सही कहा आपने। सो जो आप HIV इन्फेक्टेड बच्चों के लिए आपकी संस्था काम कर रही है महेश जी, इसके लिए बहुत 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 बधाई। आपकी टीम इस तरीके से ही काम करती रहे और डेफिनेटली हम लोग चाहेंगे कि आपको जितनी एक नेटवर्क के ज़रिए आपको और आपकी संस्था को जितने ज़्यादा लोगों से अपने कनेक्ट करा सकें, और आप बस इस तरीके से ही काम करते रहिए, बच्चों में अवेयरनेस फैलाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि HIV को हम और स्प्रेड ना करें, इसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इसके साथ ही हम लोग आज का विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।